मैं देख सकता हूं कि किंग हन तुम्हारे प्रति सिंसियर है। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। गू किंग हन जैसी अच्छी इंसान, मैं उसे कभी कैसे भूल सकता था। अगले दिन मैं जल्दी उठा, खुद को संवारा और दरवाजे पर उसका इंतजार करने लगा। गू किंग हन ने आज अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। उसने ब्लैक कोट के साथ एक ड्रेस पहनी थी। उसने मुझे गहराई से देखा। तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने एक हल्की मुस्कान दी। ये मेरा पहली बार मूवी देखने जाने का मौका है। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा तैयार होना चाहिए, फिर तो मुझे इस मूवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा चेहरा गर्म हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, एक साफ आवाज ने बीच में टोक दिया, जैंग शेन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सुकाई दाओ जोश के साथ आगे बढ़ी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। जैंग शेन, अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, तुम इतना बदल गए हो। मैंने उसके बढ़े हुए हाथ को ठंडेपन से नजरअंदाज कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। सुकाई दाओ मेरे ठंडे एटीट्यूड से आहत थी। जैंग शेन, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूं। गू किंग हन ने मुझे अपने पीछे खींच लिया। क्या आप अपने होश में हैं? लेफ्टिनेंट सू, यह जैंग शेन का असली घर है। सुकाईदाओ ने हमारे जुड़े हुए हाथों को देखा। उसने जलन में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कॉमरेड गू, स्त्री और पुरुष को इतना करीब नहीं होना चाहिए। जैंग शेन को अभी छोड़ दो। लेफ्टिनेंट सू, ये एक नया युग है। जैंग शेन के नॉर्मल इंटरैक्शन को कैद करने के लिए अपने पुराने ख्यालात का इस्तेमाल न करें। गू किंग हन पीछे नहीं हटी। उसका लहजा दृढ़ था। मैंने धीरे से गू किंग हन को थपथपाया और उसके पीछे से बाहर निकल आया। मुझे खुद उसके करीब आते देख सुकाईदाओ खुशी से फूली नहीं समाई। जैंग शेन, मुझे पता था कि तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे सोंगजिंग नियन के नीच बर्ताव के बारे में पता चल गया है। चिंता मत करो, ये तुम्हें तुम्हारा बदला लेने में मदद करेगा। मैंने उसकी खोखली मीठी बातों को सुना और ये सिर्फ मजाक जैसा लगा। अब भी वो सब कुछ सोंगजिंग नियन पर थोप रही थी। यह साफ था कि उसे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ था। सू, मैंने उस दिन बहुत साफ कर दिया था। हमारे बीच सब बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज मेरी लाइफ में आकर डिस्टर्ब न करें। लाइन खींचने के मेरे दृढ़ एटीट्यूड को स्वीकार करना सुकाईदाओ के लिए मुश्किल था। जैंग शेन, मुझे पता है कि मैं गलत थी। क्या तुम मुझे इसे ठीक करने का एक मौका नहीं दे सकते? अब से मैं पक्का तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। जो तुम चाहोगे वही होगा। तुम हमारी मैरिज एप्लीकेशन तुरंत सबमिट कर देना। अब से मैं पक्का अपनी जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगी। मैं ठंडी हंसी हंसा। सू, मुझे तुम्हारी कही हुई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये सब सोंगजिंग नियन को दे दो। सुकाईदाओ के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। जैंग शेन, क्यों? तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैंने उसे खामोशी से देखा। सही बात है, मैं पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं सिर्फ सुकाईदाओ के ऑर्डर्स मानना जानता था। दिन भर उसके इर्द गिर्द घूमना, उसे खुश करना और अंतहीन रूप से उसके गुस्से और ठंडेपन को बर्दाश्त करना। लेकिन मैं धूल में सिर्फ उसे खुश करने के लिए रेंगता रहा। बदले में मुझे सिर्फ भयानक डांट और एक टूटी हुई पसली मिली। अब मैं सिर्फ उसका 1000वां हिस्सा दे रहा हूं जो मैंने कभी सहा था, और वो अभी से इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये सच में घिनौना है। सुकाईदाओ घबरा गई और उसने कई गिफ्ट बॉक्स निकाले। जैंग शेन, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई हूं। देखो क्या तुम्हें ये पसंद है। अगर नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ और खरीदने ले जाऊंगी। ये वो शर्ट है जो तुम चाहते थे, और वे गुलाब जो तुमने उगाने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए थे। वहां वो अखरोट का केक, चेस्टनट केक भी है जो तुम अक्सर घर लाती थीं। मेरे चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। सू, ये शर्ट उस पहले और इकलौते मौके की याद है जब तुम मुझे बाहर ले गई थीं। मैं इसे चाहता था, लेकिन तुमने अपने पास मौजूद सारे पैसे जिंग नियन के लिए एक महंगा कोट खरीदने में इस्तेमाल कर दिए। मैंने गुलाब इसलिए उगाए क्योंकि वे तुम्हें पसंद थे, और तुम्हें गुलाब इसलिए पसंद हैं क्योंकि सोंगजिंग नियन को वे पसंद हैं। इन 5 सालों में तुम्हें ये तक नहीं पता चला कि मुझे अखरोट से एलर्जी है। सुकाईदाओ की आंखें फटी रह गईं। तुम्हें अखरोट से एलर्जी है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने तुम्हें बताया था। जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था, पेस्ट्री का पूरा डिब्बा जमीन पर गिर गया था। मैंने आह भरी। कितनी अफसोस की बात है। तुम उन्हें सू युआन रू के खाने के लिए घर ला सकती थीं। वो एक वाक्य सू काईदाओ के दिल के लिए किसी टॉर्चर जैसा था। मुझे अखरोट से एलर्जी है, फिर भी वो अक्सर अखरोट का केक खरीदती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी छोटी बहन को वे खाना पसंद था। सुकाईदाओ ने दबी हुई आवाज में कहा, सॉरी, मैंने बस इतना ही कहा। मैंने गू किंग हन का हाथ थामा और उसके पास से निकल गया। मूवी थिएटर पहुंचने के बाद भी मेरा मूड बहुत खराब था। गू किंग हन ने मुझे हमारी सीटों तक खींचा और तभी मैं अपनी सोच से बाहर आया। हम कौन सी मूवी देख रहे हैं?
एक विदेशी क्राइम सॉल्विंग मूवी। ये एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की कहानी है। मैं थोड़ा उत्सुक था। मैं तुरंत कायदाओं के बारे में भूल गया और मूवी पर फोकस करने लगा। फिल्म में फॉरेंसिक साइंटिस्ट की प्रोफेशनल और डैशिंग इमेज मेरे दिमाग में गहराई से छप गई। थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोच रहा था। किंग हन ने मुझसे मजे लेते हुए पूछा, क्या तुम्हें फॉरेंसिक से प्यार हो गया है? मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ये जॉब बहुत स्पेशल और बहुत मीनिंगफुल है। काश मैं एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन पाता। जैंग शेन, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम पक्का बन सकते हो, लेकिन मैंने तो हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया है। मुझे चिंता है कि मैं फॉरेंसिक पढ़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। किंग हन ने मुझे दिलासा दिया, चिंता मत करो, मैं हूं ना। इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, किंग हन मुझे कुनाट सिटी पुलिस स्टेशन ले गई। एक अनुभवी फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने जब देखा कि सुई और स्कैल्पल सर्जिकल चाकू पर मेरे हाथ कितने स्थिर थे, तो उन्होंने मेरी बार बार तारीफ की। वो तुरंत मुझे अपने आखिरी शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। मैंने हैरानी से गु किंग हन की ओर देखा। बूढ़े फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने चालाकी से नजर डाली। क्या बात है नौजवान, तुम नहीं चाहते? मैंने तुरंत कहा, मास्टर, मैं चाहता हूं। हालांकि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपसे सीखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो कल से शिफ्ट में सीखने के लिए आना शुरू कर देना। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में हूं। क्या ये सच है या मैं अभी भी फिल्म में हूं? किंग हन को मैं बहुत प्यारा लगा। उसने मेरा माथा सहलाया। खुद को चुटकी काटकर देखो, देखो कि तुम सपना देख रहे हो या नहीं। मैंने सच में खुद को जोर से चुटकी काटी। फिर मैंने सुखद आश्चर्य में कहा, ये सच है। किंग हन मुस्कुराई। चिंता मत करो, डायरेक्टर जियांग और मास्टर ट्रुओंग कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। तुम बिना किसी चिंता के उनके साथ पढ़ाई कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो बस मेरे पास आ जाना। मैंने उसकी शांत और सुंदर भौहों को देखा और मेरे दिल में एक मीठी सी हलचल महसूस हुई। थैंक यू किंग हन। गु किंग हन ने मेरी ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैंने तुमसे बचपन में ही कहा था, मैं उम्र भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो कभी नहीं बदला। जब हम छोटे थे, हमारे बचपन की वजह से, लेकिन सच तो ये है कि गांव के दूसरे बच्चे हमें हमेशा चिढ़ाते थे। गांव में हर कोई जानता था कि गु किंग हन मेरी चाइल्ड ब्राइड थी और छोटी किंग हन अपने निडर स्वभाव के साथ बहुत जिम्मेदार भी थी। वो हमेशा मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती थी, चाहे वक्त कोई भी हो या जगह कोई भी। उस समय हम दोनों को पक्का विश्वास था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने अपने सालों के दबे हुए इमोशंस बाहर आने दिए। किंग हन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। फिर मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। गु किंग हन ने गहरे एहसास के साथ जवाब दिया, जैंग शेन, मैंने भी। अब से हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? सूरज पूरी तरह डूब चुका था। एक गुलाबी चमक खिल उठी। एक दुर्लभ और सुंदर नजारा, लेकिन ये जेल के अंदर नहीं चमक सकता था। सु युआन रू सोंग जिंग नियन के लिए खाना और कपड़े लेकर आई थी। अपने सामने एक थके हुए इंसान को देखकर वो खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? सोंगजिंग नियन नफरत से हंसा। जैंग शेन को मेरी जगह लेने के लिए किसने कहा था? वह इसी के लायक है। भले ही वो गलत इरादों के साथ सु फैमिली के करीब आया था। जब उसने सु कायदाओं के पास एक नए आदमी को देखा तो वो फिर भी पागलों की तरह जल रहा था। अगर उसने तब किसी और को अपना पार्टनर समझ लिया होता तो जैंग शेन होता ही नहीं। सु युआन रू ने पहली बार मेरा बचाव किया। उसने तुम्हारी जगह नहीं ली। तुम वो थे जो पहले छोड़कर गए थे। भाई जिंग नियन, तुम बदल गए हो। तुमने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं की थीं। सोंग जिंग नियन ने मजाक उड़ाया। मुझे लेक्चर देना तुम्हारा काम नहीं है। मैं काफी उत्सुक हूं। तुम ऐसा दिखावा करती हो जैसे तुम उससे बहुत नफरत करती हो, तो तुमने चुपके से अपने कमरे में उसकी फोटो क्यों छिपाई है? सु युआन रू का चेहरा पीला पड़ गया। वह फुसफुसाई, तुम्हें कैसे पता चला? सोंग जिंग नियन ठंडी हंसी हंसा। मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि आग वाले दिन तुम पूरी तरह होश में थी, या फिर तुम अपने जीजाजी पर लट्टू थी और मेरी बहन और उसके बीच दरार पैदा करने के लिए तुमने मेरे साथ सहयोग किया था। जब वो जेल से बाहर निकली, सु युआन रू ठंडे पसीने में डूबी हुई थी। सोंग जिंग नियन की लुभावनी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। युआन रू, तुम्हारा और मेरा लक्ष्य एक ही है। तुम मेरे साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करती? एक बार जब हम सफल हो जाएंगे तो जैंग शेन तुम्हारा होगा। काम के मेरे पहले दिन कोई केस नहीं था। मास्टर ट्रुआन ने मुझे कुछ किताबें दी। मेडिसिन अपने आप में समझना मुश्किल था और फॉरेंसिक नॉलेज और भी जटिल थी। उन्होंने पहले सोचा था कि मैं 1 घंटा भी नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन उम्मीद के उलट मैं पूरी सुबह शांति से पढ़ता रहा। एक पूरी नोटबुक नॉलेज से भर दी। दोपहर में गु किंग हन मेरे लिए लंच लेकर आई। तभी मैंने अनिच्छा से अपनी किताबें नीचे रखीं। गु किंग हन ने टेबल पर एक एक करके खाना सजाया।
मैंने वे खट्टी मीठी पोर्क रिब्स बनाई हैं जो तुम्हें बचपन में पसंद थीं। खाकर देखो कि ये कैसी है। मैंने उम्मीद के साथ अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं। यह पहले से ही स्वादिष्ट दिख रही है। सू फैमिली के घर में मैं हमेशा सू काइदाओ और सू युआन रू के स्वाद को प्रायोरिटी देता था। किसी ने कभी परवाह नहीं की कि मुझे क्या खाना पसंद है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए लंच लाऊंगी। जैसे ही मैंने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई, एक जवान पुलिस ऑफिसर दौड़ता हुआ अंदर आया। कॉमरेड जियांग, स्टेशन के एंट्रेंस पर कोई है जो कह रहा है कि वे तुम्हारे लिए लंच लेकर आए हैं। गु किंग हन और मैंने उलझन में एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी हम बाहर चले गए। एंट्रेंस पर खड़ी कोई और नहीं बल्कि सू काइदाओ थी। जैंगशिन, मैंने सुना है कि तुमने काम शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूं। मैंने माथे पर बल डाला। ये पहली बार है जब मुझे सू काइदाओ इतनी तर्कहीन, अनरीजनेबल लगी। जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से है। लंच। सू काइदाओ ने गु किंग हन की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ तौर पर दुश्मनी थी। कॉमरेड गु, जैंगशेन का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन अगली बार प्लीज मेरे और जैंगशेन के बीच के फैमिली मैटर्स में दखल न दें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सू काइदाओ पहली बार ये तब स्वीकार करेगी कि मैं उसकी फैमिली हूं जब वो किसी और से जल रही होगी। अगर ये पहले की बात होती, जब मैं अकेला और बेबस था, तो शायद मुझे थोड़ी गर्माहट और एहसानमंदी महसूस होती। लेकिन अब उसका ये सस्ता लगाव ऐसी चीज है जिसे मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सू, हमारे बीच सिर्फ एक एग्रीमेंट था। सू काइदाओ ने हड़बड़ाहट में बीच में ही टोक दिया। मुझे अब सारा सच पता चल चुका है। जैंगशेन, 5 साल तक दिन रात साथ रहना, वो सब सच कैसे नहीं हो सकता। मेरे प्रति तुम्हारी दया और समझदारी, मैंने वो सब महसूस किया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने अपने सामने खड़ी लंबी महिला को देखा और सपाट आवाज में कहा, मैं मानता हूं कि पहले मुझे तुमसे उम्मीदें थीं। सू काइदाओ के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। मुझे पता था, जैंगशेन, मैंने सोंगजिंग नियन से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मैं उसे फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगी और न ही उसे अपने घर में परेशानी खड़ी करने दूंगी। मेरे साथ घर चलो। जैंगशेन, हम एक बड़ी शादी करेंगे। मैं सबको बता दूंगी कि तुम ही मेरे इकलौते प्रेमी हो। मैं ठिठोली भरी नजर से मुस्कुराया। तुमने गलत समझा। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और वो थोड़ी बहुत उम्मीद भी तुम्हारी चॉइस की वजह से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मेरे लिए अब तुम एक मामूली अजनबी हो। सू की आंखें मिन्नत और दर्द से भर गईं। जैंगशेन, गुस्से में ऐसी बातें मत कहो। मुझे सोंगजिंग नियन के लिए लंबे समय से कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसे मैं पसंद करती हूं वो तुम हो। युआन रू को भी पता है कि वो गलत थी। वो खुद आकर तुमसे माफी मांगना चाहती है। हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। मुझे याद करते हो या मेरी उस बारीकी से की गई देखभाल और चापलूसी को? तुम जिसे याद कर रही हो वो मैं नहीं, बल्कि एक आज्ञाकारी नौकर और एक वफादार कुत्ता है। सू काइदाओ के दिल में एक ठंडी लहर दौड़ गई जिससे उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है। मेरी आंखें फिर से शांत हो गईं। सू, मैं आंटी सू का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पास्ट में मेरी मदद की। अब जब कर्ज चुक गया है तो मेरी अपनी लाइफ है। मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। जैंगशेन, मैं तुम्हें अपने आदर्शों को पूरा करने से नहीं रोक रही हूं। हमारे सुलह करने के बाद भी तुम ये लाइफ जी सकते हो। फैमिली और सपने साथ साथ रह सकते हैं। मैं उसके आगे बढ़ने पर एक तरफ हट गया। सू फैमिली का घर एक टूटे हुए पंखों वाले पक्षी के लिए पिंजरा है। मैंने इसे 5 साल तक सहा है। चलो अच्छे मोड पर अलग होते हैं। सू, मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर मत करो। सू काइदाओ जैसे 1000 तलवारों से घायल हो गई हो। अब मेरी ठंडी नजर से आंखें मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो मुड़ी और सुध-बुध खोकर वहां से चली गई। गु किंग हन ठंडेपन से फुफकारी, जो पास है उसकी कद्र नहीं करना। खो जाने के बाद पछताने का क्या फायदा। मैंने उसका ये बचपना कम ही देखा था और ये थोड़ा फनी भी था। गु किंग हन ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव कभी नहीं करूंगी जैसा उसने किया। मुझ पर भरोसा रखो। मेरी कड़ी मेहनत के बाद सिर्फ आधे साल में मैं मास्टर ट्रूम के साथ ऑटोप्सी में मदद करने के काबिल हो गया। जब पुलिस स्टेशन में स्टाफ कम होता तो मैं क्राइम सीन्स पर भी जाता था। इस बीच सोंगजिंग नियन आखिरकार रिहा हो गया। लड़खड़ाते हुए घर पहुंचकर वो तुरंत मेलबॉक्स के पास गया ताकि लंबे समय से जमा लेटर्स निकाल सके। सबसे नया वाला एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी थी। उसका बेटा टुआन, क्योंकि उसका इतने समय से संपर्क टूट गया था, उसे मार दिया गया था। फोटो में वो लड़का खून के तालाब में रोते हुए अपनी आंखें बंद किए लेटा था। मरते वक्त भी उसने वो खिलौना पकड़ा हुआ था जो सोंगजिंग नियन ने उसे खरीद कर दिया था, एक छोटी खिलौना कार। सोंगजिंग नियन दर्द में चीख पड़ा। चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी लाइफ इतनी दुखद क्यों है? सू काइदाओ उसे क्यों नहीं चाहती जबकि जैंगशेन को हर कोई प्यार करता है? ये सब उनकी गलती है कि मेरा बेटा मर गया।
सॉन्ग जिंग नियन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और कैबिनेट से एसिड की वो बॉटल निकाली। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे बेटे के साथ कब्र में चलो। सु युआन रू स्कूल से घर आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे शराब की तेज गंध आई। जब से सु कायदाओ कुनाच सिटी से लौटी थी, उसकी आत्मा जैसे टूट चुकी थी। वह दिन भर शराब में अपना दुख डुबाती रहती थी। सु युआन रू ने बिखरे हुए घर और फर्श पर पड़ी शराब की बोतलों को देखा और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से मास्टर बेडरूम में झपट पड़ी। दीदी, आप कब तक ऐसे रहने वाली हैं? शराब के नशे में धुंधली आंखों के साथ सू ने अपना सिर उठाया। उसने मुझसे कभी प्यार कैसे नहीं किया? वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? सू को बस ऐसे ही छोड़ दिया। सु युआन रू एक पल के लिए ठिठक गई, यह महसूस करते हुए कि सु कायदाओ मेरे बारे में बड़बड़ा रही है। उसके दिल में खुशी की एक किरण जागी। अगर मैंने उसकी बहन को कभी पसंद नहीं किया था, तो क्या इसका मतलब ये था कि उसके पास अभी भी एक मौका है? सु कायदाओ को दिलासा देने के बाद सु युआन रू बाहर जाकर लंच खरीदने ही वाली थी, लेकिन उसने एक गार्ड को घबराते हुए दौड़कर आते देखा। युआन रू, लेफ्टिनेंट कहाँ है? मेरे पास उन्हें देने के लिए एक अच्छी खबर है। क्या अच्छी खबर? गार्ड ने कहा कि कुनाच सिटी से सपोर्ट देने के लिए आने वाले 2 फॉरेंसिक साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं। उनमें से एक कॉमरेड जैंग शेन है। सु युआन रू का दिल जोर से धड़का। बिना एक शब्द कहे वो बाहर की तरफ भागी। पुलिस स्टेशन पर एक सरकारी गाड़ी धीरे से एंट्रेंस पर रुकी। चीफ उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। मास्टर ट्रुआन, कॉमरेड जियांग, आप दोनों पक्का लंबी यात्रा से थक गए होंगे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं मास्टर ट्रुआन के पीछे चल रहा था, पुलिस यूनिफॉर्म और उसके ऊपर एक पुलिस ट्रेंच कोट पहने हुए। मैं काफी हैंडसम और शार्प लग रहा था। चीफ की आंखें ऐसे चमक उठीं जैसे उन्हें याद आ गया हो कि मैं कौन हूं। कॉमरेड जियांग, आप जाने पहचाने लगते हैं, मेरे बगल वाले आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए बीच में टोका। चीफ, केस इंपॉर्टेंट है, पहले मीटिंग कर लेते हैं। ये एक सीरियल मर्डर केस था। पहले ही 5 शिकार हो चुके थे। मास्टर ट्रुआन और मेरे केस की स्थिति समझने के बाद हम तुरंत काम पर लग गए। कुछ घंटों के बाद मैंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को रिपोर्ट सौंपी और मास्टर ट्रुआन के साथ आराम करने के लिए डॉर्मेट्री वापस चला गया। जैसे ही हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, हमें आवाज दी गई, भाई जैंग शेन। मैंने ऊपर देखा तो सु युआन रू गुलाबों का बुके लिए खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सु युआन रू ने मेरी आवाज के ठंडेपन को नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, गुलाब मेरी तरफ बढ़ाते हुए। मैंने सुना कि तुम वापस आ गए हो। मैं खास तौर पर तुम्हारा स्वागत करने आई हूँ। मैंने उसके मुंह से निकले बेढंगे शब्द और लाल गुलाबों के उस बुके को देखा और एक कदम पीछे हट गया। शुक्रिया, तुम्हारी सोच अच्छी है। अपनी चीजें वापस ले जाओ। मुझे लगा कि वो सु कायदाओ की तरफ से मनाने आई है। प्लीज हटिए, मुझे अपने मास्टर को वापस डॉर्मेट्री ले जाना है। सु युआन रू ने अपना मुंह खोला, वो थोड़ी दुखी लग रही थी। भाई जैंग शेन, मैंने पूरी दोपहर तुम्हारा इंतजार किया। बोलने के बाद उसने मास्टर ट्रुआन की तरफ दयनीय नजरों से देखा। मास्टर ट्रुआंग सब समझ गए और बोले, नन्हे जिंग, कोई बात नहीं, मुझे विदा करने के लिए। अगर तुम्हें कुछ काम है तो पहले उसे निपटा लो। मुझे भी सु युआन रू के साथ बातें साफ करनी है, इसलिए मैंने मास्टर ट्रुआन से माफी मांगी। सॉरी मास्टर, रास्ते में अपना ख्याल रखना। जल्दी वापस आना, वरना जब किंग हन बाद में पूछेगी तो मुझे तुम्हारा बचाव करना होगा। मैं मुस्कुराया और मास्टर ट्रुआन को जाते हुए देखा। फिर सु युआन रू की ओर मुड़ा और सपाट आवाज में कहा, चलो। सु युआन रू ने मेरे व्यवहार में बदलाव देखा और उसे बहुत बुरा महसूस हुआ। तुम मेरी तरफ उस तरह क्यों नहीं मुस्कुराते? मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। मैं किसकी तरफ मुस्कुराता हूं? ये मेरा काम है। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो जाकर सॉन्ग जिंगनियन को ढूंढो। अब जिंगनियन, ये 3 शब्द एक कांटे की तरह थे जो सु कायदाओ और सु युआन रू के दिल में चुभ रहे थे। इसे सुनना भी दर्दनाक था। मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। गुस्सा मत हो। हम एक रेस्टोरेंट में गए। अभी सारे व्यंजन आए भी नहीं थे कि सु युआन रू से अब और रहा नहीं गया। बचपन से ही मैंने उसका ख्याल रखा था। अब अचानक आई पारिवारिक बदहाली की वजह से उसका जीवन स्तर गिर गया था। वो शिकायतों से भरी हुई थी और आखिरकार उसे अपनी बात कहने के लिए कोई मिल गया था। उसने दयनीय तरीके से बताया कि वो कितनी बेबसी में रह रही है। न ठीक से खाना मिल रहा है, न गर्म कपड़े, और उसके ग्रेड्स भी गिर रहे थे। उसने ये भी कहा कि क्योंकि वो कम उम्र की थी, इसलिए सॉन्ग जिंगनियन ने उसे कई सालों तक धोखे में रखा। जब मैं चला गया तब जाकर उसे होश आया। इस दौरान वो पछतावे और खुद को दोष देने की भावना से भरी हुई थी। वो बस मुझसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहती थी और इसकी ठीक से भरपाई करना चाहती थी। मुझे ये हास्यास्पद लगा। मैंने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं सु फैमिली में वापस जाऊं और तुम्हारी बहन से शादी करूं और तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता रहूं? सु युआन रू ने टेबल पर रखे मेरे हाथ को देखा और मन में एक पक्के इरादे के साथ उसे सीधे पकड़ लिया। जैंग शेन, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद नहीं करते। मुझसे शादी कर लो।
ये मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा और तुम्हें एक अच्छी लाइफ देगा। मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और झटके में अपनी आवाज ऊंची की। युआन रू, क्या तुम पागल हो? सु युआन रू ने गंभीरता और जिद के साथ मेरी ओर देखा। मैं पागल नहीं हूं, जैंग शेन। तुमने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही अपने दिल में बसा लिया था। मेरी बहन तुम्हारी कद्र नहीं करती तो मुझे तुम्हें अच्छे से प्यार करने दो। ये शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा जी मिचलाने लगा। सु, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि यह विचार छोड़ दो। मुझे परेशानी में मत डालो। अगर तुम इसी तरह लापरवाही करती रही तो मुझे तुम्हारी बहन से तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। बोलने के बाद मैं सीधे खड़ा हो गया और तेजी से बाहर की ओर बढ़ा। सु युआन रू ने जल्दी से मेरा पीछा किया और पीछे से मुझे कसकर गले लगा लिया। जैंग शेन, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सच्ची हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूं। इससे पहले कि मैं संघर्ष कर पाता, एक हाथ ने मुझे सीधे सु युआन रू की बाहों से बाहर खींच लिया। सु युआन रू, तुम ये क्या कर रही हो? सु युआन रू स्वाभाविक रूप से सु कायदाओं से थोड़ा डरती थी। रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, सु कायदाओं के एक थप्पड़ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सु कायदाओं का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। क्या तुम्हारी सारी तहजीब और शर्म घास चरने गई है? जैंग शेन तुम्हारा जीजा है। सु युआन रू आहत भी थी और गुस्से में भी। उसे अब किसी की परवाह नहीं थी और वो भीड़ के सामने जोर से चिल्लाई, तुम दोनों का अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। इसके अलावा जैंग शेन तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं उसके पीछे क्यों नहीं जा सकती? सु कायदाओं के दिल पर गहरी चोट लगी। उसके मन का गुस्सा उसे जला देने की धमकी दे रहा था। फिर से कहना। सु युआन रू ने उसकी भींची हुई मुट्ठियों को देखा। उसका अपना चेहरा भी असंतोष से भरा था। सिर्फ इसलिए कि तुम जैंग शेन को हासिल नहीं कर सकी, तुम मुझे प्यार ढूंढने से नहीं रोक सकती। सु कायदाओं ने दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। वो प्रहार करने ही वाली थी, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं चिल्लाया, रुको। सु कायदाओं पूरी तरह कांप उठी। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जो दुख और पीड़ा से भर गई थीं। युआन रू का चेहरा हालांकि उत्साह से भरा था। जैंग शेन, मुझे पता था कि तुम मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हो। मैंने अपने सामने चल रहे इस ड्रामे को देखा। मुझे ये सिर्फ चिड़चिड़ा और एक घिनौनी मुसीबत लगा। सु बहनों, क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम कोई इनाम हो? मेरा लहजा व्यंग्यात्मक था। अगर एहसान का बदला चुकाना न होता तो मेरा इस जीवन में तुम लोगों से कभी कोई लेना देना नहीं होता। तुमने पहले ही मेरी लाइफ के 5 साल बर्बाद कर दिए हैं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी सु फैमिली के घर पर क्यों बर्बाद करूं? तुम कहती रहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन क्या ये वाकई प्यार है या सिर्फ हमारे बीच के फर्क को स्वीकार न करने की जिद? तुम दोनों अपने दिल में सच्चाई जानती हो। दोनों बहनें अपनी जगह पर सुन्न खड़ी रह गईं। उनकी आंखों के कोने लाल थे। उनकी आंखें पछतावे और दर्द से भरी थीं। तुम सही कह रहे हो, जैंग शेन। हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हमें सच में अफसोस है। हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं। चूंकि एग्रीमेंट खत्म हो चुका था, इसलिए मैं इन दोनों के साथ पहले जैसा नहीं था। उनकी बातें सुनना ही मुझे चिढ़ा रहा था। मैंने उन्हें ठंडेपन से बीच में ही टोक दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों में से कोई नहीं चाहिए। इसके अलावा मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में फिर कभी दिखाई नहीं दोगी। मेरी लाइफ को डिस्टर्ब मत करो। सु कायदाओं को यकीन नहीं हुआ। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या वो किंग हन है? मैंने सिर हिलाया। किंग हन और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। हमारे परिवारों ने बहुत पहले ही हमारी शादी तय कर दी थी। अगर वो एक्सीडेंट न हुआ होता तो अब तक हमारी शादी हो चुकी होती और बच्चे भी होते। ये कहने के बाद मैंने उन्हें दोबारा एक नज़र भी नहीं देखा और वहां से चला गया। लेकिन हम तीनों ने गौर नहीं किया कि कुछ ही दूरी पर एक अंधेरे कोने में सोंग जिंग नियन ने सब कुछ देख लिया था। सिर्फ आधे साल में हमारी स्थितियां पूरी तरह बदल गई थीं। वो जो कभी सिर्फ सिर झुकाना और घर के काम करना जानता था, अचानक एक हैंडसम युवा फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन गया था। प्यार में एक ईर्ष्यापूर्ण भविष्य के साथ वो नफरत में डूबा हुआ था। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए, जिससे खून के 5 निशान बन गए। उसकी नज़र हम तीनों के बीच बेचैनी से घूमती रही। आखिरकार मास्टर ट्रुआन और मेरी मदद से हत्यारे को जल्दी पकड़ लिया गया। चीफ ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। चीफ ने खास तौर पर एक प्राइवेट रूम बुक किया था और जोर दिया कि हमें वहां जरूर आना चाहिए। उस शाम मैं एक आखिरी मिनट के डॉक्यूमेंट की वजह से रुक गया था। आखिरकार खत्म करने के बाद मैं उस खुशनुमा जश्न के माहौल में रेस्टोरेंट की ओर भागा। मैं कुछ गिलास वाइन पीने से बच नहीं सका। मैं ताज़ी हवा के लिए रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर गया। अप्रत्याशित रूप से मैं सु कायदाओ और सु युआन रू से टकरा गया। मेरे पास अब पहले जैसा अच्छा स्वभाव नहीं था। अगर तुम दोनों मेरा पीछा करना जारी रखोगी तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। मैं अब एक पब्लिक सर्वेंट हूं। मुझे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है।
अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो तुम दोनों सजा से नहीं बच पाओगी। जैंग शेन, हमारा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं है। हम बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें दूर से देखना चाहते हैं। सुकाइदाओ की आवाज बहुत कोमल थी, जैसे वो मुझे नाराज करने से डर रही हो। मैं तिरस्कार से मुस्कुराया। तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी जख्म सहे हैं वे तुम्हारी वजह से ही थे। उन दोनों को एक साथ वो समय याद आ गया जब उन्होंने मुझ पर जिंग नियन को परेशान करने का गलत आरोप लगाया था। वे थप्पड़, चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर घुटने टेकना और उन दोनों की वे लातें जिनकी वजह से मुझे खून की उल्टी हुई थी। उन्होंने तो मुझे बचने के लिए बिल्डिंग से कूदने तक पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने जानबूझकर इन बातों को भुला दिया था, लेकिन अब मैंने बेरहमी से उनकी यादों के उस शर्मनाक पर्दे को फाड़ दिया था। मैंने अपने सामने खड़ी उन दो कमजोर आकृतियों को ठंडेपन से देखा। मैं मुड़ने ही वाला था कि तभी मुझे अपनी ओर दौड़ते हुए तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और देखा कि सॉन्ग जिंग नियन एक पागल की तरह अपने दांत पीसते हुए किसी चीज की बोतल लेकर मेरी तरफ झपट रहा है। जैंग शेन, सावधान। सुकाइदाओ और सु युआनरू एक साथ मेरी तरफ लपकी। मेरी खौफजदा आंखों के सामने किसी अनजान लिक्विड की बोतल मुझ पर फेंकी जाने वाली थी। अगले ही पल हवा में एक तेज गोली की आवाज गूंजी। सॉन्ग जिंग नियन की कोहनी में खून से लथपथ एक छेद हो गया था। वो चीख पड़ा। बोतल का कुछ लिक्विड उस पर गिर गया। तुरंत होने वाले दर्द ने उसे जमीन पर तड़पने के लिए मजबूर कर दिया। उसके मुंह से बेबस और दर्दनाक चीखें निकल रही थीं। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। मास्टर ट्रुआन और पुलिस स्टेशन के साथी कमरे से बाहर निकल आए। उसकी हालत देखकर वे तुरंत चिल्लाए, यह एसिड है, जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाओ। थोड़ी भी देर हुई तो ये मर जाएगा। मैं इतना डर गया था कि मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। तब तक नहीं जब तक गु किंग हन ने तेजी से पास आकर मुझे गले नहीं लगा लिया। क्या मैं अपने होश में आया? किंग हन, वो मुझे मारना चाहता था। गु किंग हन भी डर से कांप रही थी। अगर वो समय पर न पहुंचती तो परिणाम अकल्पनीय होते। उसने अपने उत्तेजित मन को दबाया और कोमल आवाज में मुझे दिलासा दिया, जैंग शेन, यहां कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मैंने सुरक्षा के एहसास के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ गई। सुकाइदाओ और सु युआनरू ने एक दूसरे को देखा। एक दूसरे की आंखों में उन्होंने डर और खोने का कड़वा दुख देखा। सॉन्ग जिंग नियन ने उनकी वजह से मुझे निशाना बनाया था, और वे जो दावा करती थीं कि वे मेरी रक्षा करेंगी, वे दूर से आई गु किंग हन से कम उपयोगी साबित हुईं। सुकाइदाओ अपने दिल में समझ गई थी, उनकी स्थिति में अब उनके पास मेरे साथ खड़े होने का कोई हक नहीं बचा था। उसने हम दोनों को गले मिलते हुए आखिरी बार देखा। सु युआनरू का हाथ खींचा और कहा, चलो। लेकिन सु युआनरू गु किंग हन को घूरती रही। उसके दिल में अभी भी एक असंतोष बाकी था। वो गु किंग हन से सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि उसके हाथ में हथियार नहीं था। अगर उसके पास भी बंदूक होती तो इस वक्त वो मुझे गले लगा रही होती। इमरजेंसी ट्रीटमेंट से सॉन्ग जिंग नियन की जान तो बच गई, लेकिन एसिड से उसका चेहरा बिगड़ गया था। वो अपना चेहरा स्वीकार नहीं कर पा रहा था और हर दिन अपने हॉस्पिटल के कमरे में पागलों की तरह चिल्लाता था, ये मेरी गलती नहीं है। दुनिया मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रही है? मेरा बच्चा इतना छोटा था और वो उनके हाथों मारा गया। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया मेरे बेटे के साथ दफन हो जाए। गु किंग हन और मैं हॉस्पिटल के कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी उलझुलूल बातें सुन रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका एक बच्चा है। मैंने अपना सिर हिलाया। जहां तक मैं जानता हूं नहीं, लेकिन वो 5 साल तक अमेरिका में रहा था। शायद उसने वहां शादी की हो और उसका कोई बच्चा हो। गु किंग हन ने हॉस्पिटल के कमरे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वो कमीना। पिताजी ने उस टेलीग्राम को देखा जो गु किंग हन ने रात भर में भेजा था। इसमें साफ तौर पर सॉन्ग जिंग नियन द्वारा मुझे जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया के साथ साथ अमेरिका में बिताए उसके समय के हर विवरण का जिक्र था। जिस साल वो विदेश पढ़ने गया था और आधे साल से भी कम समय में उसे एक अमेरिकी महिला सैनिक से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली और उसका एक बच्चा भी था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे जैसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, उस अमेरिकी महिला ने उससे नफरत करना शुरू कर दिया। उसने न केवल सॉन्ग जिंग नियन पर चिल्लाना शुरू किया बल्कि उसे पीटा भी। सॉन्ग जिंग नियन ने विदेशी पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। ठीक उसी समय जब उसने सोचा कि उसके पास इस जिंदगी से बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उससे संपर्क किया और उसे अपने देश वापस जाकर अमेरिका के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस चुराने को कहा। पहले तो सॉन्ग जिंग नियन अपने देश को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने भविष्य के लिए सॉन्ग जिंग नियन को उनके बेटे की धमकी दी, जो अभी पालने में ही था। अगर वो राजी नहीं हुआ तो वो बच्चे को बालकनी से नीचे फेंक देगी और उसे पीट पीट कर मार डालेगी। इंटेलिजेंस एजेंसी और अपनी पत्नी के दबाव में सॉन्ग जिंग नियन के पास राजी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देश लौटने के बाद उसने तुरंत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अब लेफ्टिनेंट सुकाइदाओ को निशाना बनाया और सफलतापूर्वक कुछ इंटेलिजेंस चुरा ली।
जैंग कुओ ने मेज पर अपना हाथ पटका, जिससे तेज आवाज हुई और इसमें शामिल लोगों को तुरंत पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। साउथ वेस्ट मिलिट्री रीजन का ट्रेनिंग ग्राउंड। सुकाइदाओ ने अभी अभी अपनी सुबह की ट्रेनिंग खत्म की थी, तभी अचानक सैनिकों की एक टीम सीधे उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और उसे घेर लिया। तुम क्या चाहते हो? सुकाइदाओ को अनजाने में लगा कि कुछ गलत है, तब तक नहीं जब तक गू किंगहन ने दूर से आकर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं दिखाया। लेफ्टिनेंट सुकाइदाओ, आप एक जासूसी एस्पियोनाज के मामले में शामिल हैं। नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को आपकी पूरी जांच करने की जरूरत है। कृपया सहयोग करें। सुकाइदाओ के हाव भाव तुरंत बदल गए। कॉमरेड गू, मैंने कभी अपने देश को धोखा देने वाला कोई काम नहीं किया है। ये बदनामी है। ये बदनामी है या नहीं, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो जांच से इसका पता लगा लेगा। पीछे से कमांडर की आवाज आई। सुकाइदाओ हकीकत में वापस आई और उनकी ओर देखा। उसने जल्दी से कहा, कमांडर, आप जानते हैं कि मैं किस तरह की इंसान हूं। मैं भला ऐसा काम कैसे कर सकती हूं? कमांडर ने उसे निराशा भरी नजरों से देखा। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि अपने पर्सनल रिश्तों को ठीक से संभालो, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। तुमने ये खुद पर बुलाया है। अगर तुम में अभी भी एक सैनिक की रत्ती भर भी समझ बाकी है तो जांच में सहयोग करो। अपने नुकसान को जल्दी खत्म करो। सुकाइदाओ का दिमाग सुन्न था। वो स्तब्ध खड़ी रही, कोई रिएक्शन नहीं दे सकी। गू किंगहन ने अपना हाथ उठाया और सैनिकों को उसे ले जाने का इशारा किया। दो सैनिक बिना एक शब्द कहे आगे बढ़े और सुकाइदाओ को नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की गाड़ी में बिठा दिया। मैंने इसके बारे में बाद में सुना और काफी देर तक खामोश रहा।